तो हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए इंटरमीडिएट बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके और क्या क्या भाई नेम रिएक्शंस और उसके साथ साथ टॉपिक्स। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप समझ लीजिए। बस इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आप रिवीजन करिए और आप ज्यादा से ज्यादा यानी 100% समझिए, आप पेपर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टॉपिक को बड़ा ना करते हुए मेन टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं। इसमें हम क्या क्या आपको बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट में आपका भाई नेम रिएक्शन, कौन कौन सी नेम रिएक्शन आ सकती, इसे इसके अतिरिक्त आपकी नेम रिएक्शन नहीं पूछी जाएंगी और इसके साथ साथ किन किन टॉपिक्स को आप ध्यान में रख करके फर्दर आगे उसकी तैयारी करोगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आपकी नेम रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, देखो भाई, सबसे पहले नेम रिएक्शन आपकी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन को आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। और फिर उसके बाद में आपकी दूसरी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन दोनों ही सिमिलर हैं, बस हेलोल्केन और हेलोलिन के जो बहुत मॉलिक्यूल्स आपके लिए आते हैं। वुड्स में आपके दो सिमिलर मॉलिक्यूल और वुड फिटिंग में हेलोल्केन और हेलोएरिन का मिक्सचर लेकर के सोडियम मेटल के साथ उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। ठीक है, तो बेसिक पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। दूसरा अगला आ जाता है आपका हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्मिथ रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, फिर गाटरमान रिएक्शन, अल्डाल संघनन या फिर क्रॉस अल्डाल संघनन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण, सैंडमायर रिएक्शन, डाई एजोटीकरण, रीमन टीमन रिएक्शन, टार्बिल इमीन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड परीक्षण या टेस्ट। फिर आपका स्टीफन रिएक्शन, गैब्रियल थाइलामाइड संश्लेषण एंड युग्मन रिएक्शन। उसके साथ साथ आपका उल्मान संश्लेषण एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, क्लेजन रिएक्शन। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें आपका आता है बेंजाइन संघनन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, या इसी को कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें आपका एक और हम ऐड कर देते हैं भाई, आपकी पर्किन रिएक्शन, अगर कहीं नहीं हुई है तो। ठीक है, पर्किन अपक्रिया। ठीक है, पर्किन अपक्रिया। तो इन रिएक्शंस को आप ज्यादा से ज्यादा लिख लिख करके बार बार रिवीजन करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कोई भी नेम रिएक्शन बोर्ड में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले वुड्स रिएक्शन को अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको वुड्स रिएक्शन लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, या फिर आपके वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये सारी की सारी आपकी नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इनमें कोई ज्यादा विशेष कोई इनका अलग कोई नाम है नहीं। अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगले जो कुछ आपके बेसिक टॉपिक है। ठीक है, बेसिक टॉपिक में क्या क्या आप पढ़ोगे, तो देखो भाई, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन भी आ सकती है और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन में फॉर्मूला P इक्वल टू CRT से रिलेटेड या फिर PB इज इक्वल टू NRT से रिलेटेड आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका राउल्ट का नियम तथा इसकी सीमाएं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। अब अगर देखा जाए तो राउल्ट का लॉ भी पूछा जा सकता है, लिमिटेशन इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ इस राउल्ट्स के लॉ पर डिपेंड आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स में जो आप फार्मूला अप्लाई करते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ठीक है, इस फार्मूले बेस पर आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में आता है क्वथनांक का उन्नयन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस पर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है।
और दूसरा आपका हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बोथ दोनों में एक सिमिलर में भी फॉर्मूला रहता है, कौन सा? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखें तो m इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W, ठीक है। ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएगा। और अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ करना पड़ेगा, इस डेल्टा टीबी के स्थान पर हमें डेल्टा टीएफ लिखना होगा और केबी के स्थान पर हमको केएफ लिखना होगा। बस यही थोड़ा सा आपको चेंज करना है और दोनों के फार्मूले क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। और इसी पर आप क्वेश्चंस तैयार करोगे। फिर अगला आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, तो ये आपका कहलाता है भाई मोल फ्रैक्शन। इस पर आप न्यूमेरिकल तैयार करोगे। फिर आ जाता है आपका कोलराउस नियम, कोलराउस लॉ, मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर आपको तैयार करना है टॉपिक, ठीक है। फिर सेल का ईएमएफ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सेल का विद्युत वाहक बल जो आपका रहेगा ईएमएफ, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या कहलाता है? कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर बेस्ड दो फॉर्मूले आपको पता है कि इसके अंतर्गत आते हैं ईएमएफ निकालने के लिए। एक फॉर्मूला आता है आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। एक ही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आता है आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग कैथोड अपान एनोड, ठीक है। यहां पर कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन होता है। तो इन दो फार्मूले से आपका ईएमएफ निकालने के लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ईएमएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिछले साल का ऐसा कोई सेट नहीं है अनसॉल्व का जिसमें आपका ये ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके उपयोग, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तथा उसके उपयोग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, तो इस टॉपिक से आपका कोई ना कोई एक आपको कोई ना कोई एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर इनमें आपका एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्ञात करने का कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो जो एलिमेंट्स आपके होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से उसको वहां से रिप्लेस कर देता है। तो उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई क्या रीजन रहता है कि जब आप जिंक सल्फेट में कॉपर की रॉड को डिप करते हो या, ठीक है, या अदर आप मैग्नीज की रॉड को डिप करते हो तो वहां से मेटल को रिप्लेस क्यों कर देता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको पता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है
वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आपका एक कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद में भाई आ जाता है आपका कौन सा, नष्ट समीकरण। आप पढ़ लीजिएगा, लिखना ही आता है इसके बारे में, और इसके जो की होते हैं कौन कौन सा आपका ई नॉट इसमें क्या होगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज पूछा जा सकता है। और रिएक्शन की कोटि तथा आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इनमें डिफरेंस आ सकता है, या फिर शॉर्ट में इनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए पूछा सकता है। फिर आता है आपका अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ। इसको क्या कहते हैं भाई, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पर बेस्ड आपका कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है, उसके साथ साथ हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई डिफिनेशन भी आपकी आ सकती है। फिर आती प्रथम कोट की रिएक्शन के व्यंजक से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी होती हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोट की जो अभिक्रिया आपकी होती है, उसके लिए जो समाकलित विवेक समीकरण होती है, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, उससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। और इक्वेशन कौन सी आपने पढ़ा, K इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग A अपान A माइनस एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन 100% फंसने वाला है, आने वाला है। तो इस पर बेस्ड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप जरूर बार बार क्या करोगे भाई, रिवाइज कर लो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डन है, ये आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद में भाई नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, उसके बाद में आती है भाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मे भी आ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट में ही अगर आएगा तो आएगा। फिर आता है संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण तथा रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड उसके साथ साथ वो कब कलर्ड होंगे, कब कलरलेस होंगे। तो आपको पता है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो चुंबकीय गुण होते हैं, कब भाई वो प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब डायामैग्नेटिक, या फिर अनुचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एंड उसके साथ साथ पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई यौगिक आपका रंगीन होगा कि रंगहीन होगा। ठीक है, तो रंगीन हो सकता है कि रंगहीन हो सकता है, यानी कलर्ड होगा या फिर कलरलेस होगा, या फिर कलरलेस होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। अगर किसी ट्रांजिशन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तब वो पैरामैग्नेटिक होगा, उसके साथ साथ रंगीन होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो फिर वो कंपाउंड कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, यानी प्रतिचुंबकीय, और इसके साथ साथ रंगहीन होगा। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, रिवीजन फिर अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कौन सा भाई, लेंथ एट कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट में पूछा सकता है 1 नंबर में। CFT आपका पूछा सकता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपकी कहलाती है। उसके बाद में आपके लिगेंड्स पूछे जा सकते हैं, और इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उभयदंती लिगैंड यानी एम्बीडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड की पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगैंड। फिर आपका उपसा संयोजन यौगिकों का IUPAC
नॉमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके ट्रांजिशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो आपके होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जो नामकरण है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं जिनका आपको क्या करना होता है, नाम लिखना होता है, IUPAC नेमिंग करनी होती है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ठीक है, इस पर ज्यादा कोई मेहनत करने वाली नहीं होती। बेसिक से कुछ रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स को क्या करोगे भाई, फॉलो करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है भाई उपसंयोजन संख्या या चुंबकीय गुण था। अभी चुंबकीय या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कलर या कलरलेस होने का नेचर हमने बताया। अब उपसंयोजन संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। उपसंयोजन संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में पूछा जा सकता है, MCQ टाइप में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है आपका कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है यानी कि पूछे जाने की। फिर हेलो एल्केन व एरीन बनाने की मेथड्स आप पढ़ सकते हो। SN1 व SN2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, जो आपने हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में अपने टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हेलो एल्केन जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें आपके SN1 और SN2 रिएक्शंस को डिस्क्राइब किया गया, समझाया गया है, ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा वो है मार्कोनिकॉफ व एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, ये आपके एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद में जो अगला टॉपिक है कौन सा भाई, अल्कोहल का निर्जलीकरण, यानी नहीं, अल्कोहल फिनॉल ईथर का की बनाने की विधियां, मैन्युफैक्चर आप कैसे आप अल्कोहल फिनॉल और ईथर को प्रिपेयर करोगे, तो 2-3 मेथड आप क्या कर सकते हो भाई, प्रिपेयर कर सकते हो, रेडी कर सकते हो उसके बेसिस पर। फिर उसके बाद में आ जाता है अल्कोहल का निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको आप अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ल्यूकस परीक्षण, ल्यूकस टेस्ट आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल के परीक्षण के लिए किया जाता है, इसको तैयार कर लेंगे। पिक्रिक अम्ल का निर्माण, ठीक है, क्या होता है भाई, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, और पिक्रिक अम्ल क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है TNP, ठीक है, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल कहलाता है, और TNT जो होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है, ये आपका बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है, तो इसको बनाने की भी आप विधियां देख लेंगे किस तरीके से बनेगा। फिर आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के कौन कौन से आपके मेथड होंगे, और ध्यान रखेंगे इनमें जो नेम रिएक्शंस आती हैं आप उनको फोकस करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है भाई एमिनो का परीक्षण, टेस्ट ऑफ अमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स आप कैसे पहचानोगे। और फिर उसके बाद में आता है आपका DNA का मॉडल, और DNA का कौन सा मॉडल, डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, कौन सा BDNA इसमें दिया गया है, BDNA का मतलब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड DNA की बात हो रही, डबल स्टैंडर्ड द्वि कुंडलित DNA, ठीक है। और इसमें भी कौन सा, वाटसन और क्रिक वाला मॉडल, आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं आपके विटामिन, विटामिन पढ़ोगे, विटामिन क्या होते हैं और उनके द्वारा उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से आपके भाई रोग हो सकते हैं, बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके साथ साथ आपकी नेम रिएक्शंस हो जाएंगी। आशा करते हैं कि ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से तैयार करोगे
तो 95% से भी ज्यादा आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो भाई फोकस करिए, मेहनत करिए और अच्छे से अच्छा अपना परसेंटेज बनाइए। ठीक है, थैंक यू, ओके।